दोस्तों इस वक्त भारत के लिए यह काफी ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि यूपीआई अब पूरी तरह से इंटरनेशनल हो चुका है। और भारत और यूएई की बात करें तो इनके बीच पार्टनरशिप पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से विकसित हुई। एक तरफ जहां यूएई भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, तो वहीं पर दूसरी तरफ यूएई भारत के साथ लोकल करेंसी में ट्रेंड को भी सपोर्ट दे रहा है, जिसे लेकर दोनों देशों के बीच में काफी तेजी से बातचीत भी जारी है। लेकिन लोकल करेंसी में फॉरेक्स एक्सचेंज रेट अब तक की सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आ रही है, जो भारत और यूएई के रुपए ट्रेड मैकेनिज्म को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में अब इसे लेकर दोनों ही देश एक बड़ा फैसला करने वाले हैं। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब इस बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों एक लेटेस्ट रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि भारत फॉरेन एक्सचेंज रेट को काउंटर करने के लिए नए तरीके को खोज रहा है, ताकि हमारे इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को एक्सचेंज रेट में आए बदलाव की वजह से नुकसान ना हो। क्योंकि अगर लोकल करेंसी ट्रेड के दौरान किसी ग्लोबल इवेंट की वजह से फॉरेन एक्सचेंज रेट में बड़े बदलाव आते हैं तो यह पूरे मैकेनिज्म पर काफी बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। और क्योंकि किसी भी पेमेंट सिस्टम के लिए स्थिरता सबसे बड़ा पैरामीटर होता है, इसलिए हम इसे नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। जिसके तहत यह जानकारी मिली है कि इस साल होने वाली भारत और यूएई के बीच की बैठक में दोनों देशों के अधिकारी साथ मिलकर फॉरेन एक्सचेंज के रेट चुनौतियों को काउंटर करने के लिए नए ऑप्शन की तलाश करेंगे, ताकि भारतीय रुपए में ट्रेड किया जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मीटिंग के दौरान दोनों देशों के अधिकारी सीईपीए यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत हुए डेवलपमेंट को भी डिस्कस करेंगे, ताकि दोनों देशों के ट्रेड को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सके। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत और यूएई का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 90 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और अगले कुछ ही सालों में यह ट्रेड 100 अरब डॉलर को पार कर जाएगा। यहां तक कि एक भारतीय अधिकारी ने तो यहां तक कह दिया कि जिस तरह से भारत और यूएई का द्विपक्षीय व्यापार बढ़ रहा है, तो ऐसे में इस बात में कोई शक नहीं है कि दोनों देश 100 अरब डॉलर के नॉन ऑयल ट्रेड को हासिल करने का अपना टारगेट डेडलाइन से पहले ही अचीव कर लेंगे, जो भारत और यूएई के इकोनॉमिक रिलेशंस को एक बहुत ही नए लेवल पर लेकर जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों देशों के बीच में इन्वेस्टमेंट और ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए पहली बार यूएई इंडिया बिजनेस काउंसिल को भी लॉन्च किया जाएगा, जो दोनों देशों के बीच ट्रेड को और भी ज्यादा आसान बनाने के साथ साथ तेज भी बनाएगा, ताकि अगले कुछ ही सालों में भारत को यूएई की तरफ से 75 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट मिल सके, जो इंडियन इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। साथ ही यूएई की तरफ से आने वाले इस इन्वेस्टमेंट का प्रभाव हम अपने इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम पर भी साफ तौर पर देख सकेंगे। वहीं लोकल करेंसी ट्रेड को लेकर भारत और यूएई समेत दुनिया के दूसरे देशों ने जिस तरह से अपना इंटरेस्ट दिखाया है, इससे यह बात भी क्लियर हो चुकी है कि आने वाले समय में भारत अगर इंडियन रुपए को और भी ज्यादा मजबूत करता है तो भारतीय रुपया एक ग्लोबल करेंसी के तौर पर सामने आ सकता है। और यह संभव है कि आने वाले 10 से 15 सालों में इंडियन रुपी अमेरिकी डॉलर के एक अल्टरनेटिव के तौर पर उभर कर सामने आ जाएगी, जो भारत को इंटरनेशनल ट्रेड में वही दर्जा देगा जो आज अमेरिका के पास है। और ऐसा करने के लिए धीरे धीरे भारत लगातार काम भी कर रहा है, जिसके तहत आपको यह जानकर काफी खुशी होगी कि दुनिया के कई सारे देशों के 18 बैंकों ने भारत के साथ 60 से भी ज्यादा वोस्ट्रो अकाउंट की शुरुआत कर दी है, जिससे यह पता चलता है कि दुनिया भर से भारत के रुपए को ग्लोबल बनाने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए देश तैयार है। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों पिछले एक साल में यूक्रेन युद्ध के बाद एनर्जी को लेकर जितना बवाल पूरी दुनिया में हुआ, वह तो इस युद्ध को लेकर भी नहीं हुआ होगा। क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध का असर तो कुछ ही देशों पर पड़ा, लेकिन इसकी वजह से एनर्जी के सेक्टर में जो अस्थिरता देखने को मिली, उसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर काफी बुरा असर डाला। लेकिन यह वक्त भी था जब भारत को इस बात का एहसास हुआ कि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को लेकर पश्चिमी देशों की बात नहीं सुन सकते और ना ही हम हमेशा के लिए क्रूड ऑयल जैसे ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स पर निर्भर रह सकते हैं। जिसके बाद भारत ने एनर्जी के क्षेत्र में काफी बड़े और कड़े फैसले लेना शुरू कर दिया।
जिसके लिए भारत ने सबसे पहले तो अपनी मौजूदा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस के साथ क्रूड ऑयल सप्लाई की बड़ी डील करना शुरू कर दी और दूसरी तरफ भविष्य में भारत एनर्जी के क्षेत्र में कभी भी दूसरे देशों पर निर्भर ना रहे, इसे सुरक्षित करने के लिए ग्रीन नाइट्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी को चुना ताकि अपनी मौजूदा जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ हम भविष्य के लिए भी तैयारी कर सके, जो मौजूदा हालातों में काफी जरूरी है। और अब इस कड़ी में सीख लेते हुए भारत ने एक और काफी बड़ा कड़ा कदम उठाया है। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब इस बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत की विशालकाय फ्लेक्स सीड्स प्राइवेट सेक्टर कंपनी एल&टी ने फ्रांस की मेक फायर के साथ रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एक काफी बड़ा करार किया है, जो भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में ग्लोबल हब बना देगा, क्योंकि मेक फायर एल&टी को ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए अपने द्वारा डेवलप किए गए विश्व स्तरीय इलेक्ट्रोलाइजर की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाने वाली है, जिसके इस्तेमाल से भारत काफी बड़ी संख्या में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकेगा, जो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे कि क्रूड ऑयल, कोयला और नेचुरल गैस पर निर्भरता कम करने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। इलेक्ट्रोलाइजर एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन को अलग किया जा सकता है। आसान भाषा में समझे तो इलेक्ट्रोलाइजर का इस्तेमाल ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने में किया जाता है, जो कि भारत के लिए फिलहाल काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ग्रीन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन फ्यूल से भविष्य में अपने ज्यादातर व्हीकल, ट्रेन और दूसरे इस्तेमाल में लेने वाले हैं, जिसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी से डेवलप किया जाना शुरू हो चुका है। ग्रीन हाइड्रोजन के साथ एक और अच्छी बात यह है कि इसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई नई इकोसिस्टम को डेवलप करना नहीं पड़ेगा। मतलब फिलहाल हमारे पास जो ट्रक और कंटेनर मौजूद है, हम उसका इस्तेमाल करके ग्रीन हाइड्रोजन को देश के कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं। हालांकि एल&टी और मेक फायर के समझौते में एक और अच्छी बात यह है कि एल&टी मेक फायर की तरफ से मिलने वाली इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में नहीं, बल्कि इलेक्ट्रोलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग में करने वाली है, जो भारत के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि अपनी योजना के अनुसार हमें साल 2030 तक 50 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन हर साल प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी जनरेट करनी है, जिसके तहत भारत अपने एनर्जी सेक्टर में $100 मिलियन तक के इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, जिससे हम रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में अपनी टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी दोनों को विकसित कर सके। इसमें न्यूक्लियर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और जियोथर्मल एनर्जी और सोलर एनर्जी के साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही भारत के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए भारतीय सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है, जिसके तहत कुछ समय पहले ही यह बोर्ड निकलकर सामने आया था कि एनटीपीसी और भारतीय सेना ने ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेटअप के लिए एक बड़ा एग्रीमेंट साइन किया है। मतलब अब यह बात साफ हो चुकी है कि भारत 2070 तक के कार्बन न्यूट्रल बनने की अपनी क्षमता को काफी सीरियसली ले रहा है। इसी वजह से भारत इस क्षेत्र में काफी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके